चलिए आज बात करते हैं पाचन तंत्र की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे बोर्ड में मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। ठीक है, कि पाचन तंत्र में पहले इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं जो काम करते हैं। हमको सबसे महत्वपूर्ण यही याद रखना है। अगर आपको अंग याद हुए तो उनका काम तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं जो पाचन क्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कैविटी की। क्या है ओरल कैविटी? मतलब मुख गुहा। ओरल कैविटी का मतलब होता है आपका मुख गुहा। ठीक है, इसके पहले हम एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। पाचन जो चरण होते हैं, पाचन क्रिया में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? पाचन क्रिया के 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में आपकी पूरी पाचन क्रिया हो जाती है आपका मुख गुहा से एनस तक। मुख गुहा से एनस तक। ठीक है, आपका भी क्वेश्चन बनता है कि इलीमिलिटी कैनाल की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है। कितनी होती है? 33 फीट होती है। आपका मुंह से जोड़ता है और एनस तक जाती है वो। ठीक है, इलीमिलिटी कैनाल पूरा दे देता है वो आपका। तो हमें बात करनी है, सबसे पहले बात करनी है कि पाचन क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? तो 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है आपका इंजेशन। ठीक है, इंजेशन, फिर आपका डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर है डिफिकेशन। इंजेशन मीन्स होता है आपका निगलना, मतलब हम भोजन को निगले, खाया चबाया निगले, उसको खाया चबाया पर निगल गए अंदर। ठीक है, तो ये इंजेशन हो गया। अब निगलने के बाद जब स्टोमक में पहुंचता है तो उसे कहते हैं डाइजेशन। कहते हैं क्या कहते हैं? डाइजेशन मतलब पाचन। निगलने के बाद क्या होता है? पाचन क्रिया होती है। अब पचने के बाद फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि आपका जो पचने के बाद जो जूस बनता है वो जूस को एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोखता है। ठीक है, फिर आपका है डिफिकेशन। जब आप जूस एब्जॉर्ब कर लिया और उसको रस के रूप में सूख लिया बिलाई के माध्यम से, और बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उन्हें वो आपको डिफिकेशन मतलब उसको त्याज कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। तो मैंने बताया आपको कि आपकी जो पाचन क्रिया होती है वो आपकी 4 चरणों में पूरी होती है। आपका इंजेक्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन। इंजेक्शन मतलब भोजन को निगलने के बाद आपका जब मुंह से द्वारा निकला जाता है और इसी के माध्यम से आपका स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में क्या होता है? कुछ भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, कंप्लीट नहीं होता है, कुछ भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, और बचा खुचा आपका छोटी आंत होता है। ठीक है, अब जब पाचन हो गया, पाचन के बाद जब वो जूस बन जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, मतलब शोषण की प्रक्रिया होती है कि जो आपका जो पदार्थ है उसको एब्जॉर्ब किया जाए, अवशोषण किया जाए, अवशोषण होता है। ठीक है, वो काम किस तरह होता है? अवशोषण आपका बिलाई के माध्यम से होता है। बिलाई के माध्यम से अवशोषण होगा और वो अवशोषण जो आपका जूस है वो आपका ब्लड स्ट्रीम में, रक्त धारा में मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो आपका बिलाई में के माध्यम अवशोषण हो गया, ऑब्जर्व कर लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल है, खराब पदार्थ है, वो आपका एनस के माध्यम से क्या होता है? डिफिकेशन होता है, मतलब त्याग करना होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पाचन क्रिया के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। पहला क्वेश्चन हमारे बन गया। अब कौन कौन से चरण हम की बात करते हैं कि पहले चरण में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जो आपके जो पाचन क्रिया का जो मुख्य अंग है आपका ओरल कैविटी। मुख्य अंग से मतलब पहले अंग से चलते हैं। जो आपका पाचन क्रिया का जो प्रथम आपका स्टेप है आपका ओरल कैविटी है। ऑर्गन जो है ओरल कैविटी। क्या है? ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा। मुख गुहा में कौन कौन सी आपके ऑर्गन होते हैं? आपका टीथ, टंग और लार ग्रंथियां। आपकी मुख गुहा में कौन कौन से आप अंग हैं? आपका दांत है, जीभ है और लार ग्रंथियां। क्वेश्चन बनता है कि मुख गुहा के अंग हैं, ऑरल पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। मुख गुहा के अंग हैं तो टीथ मतलब दांत, और जीभ मतलब टंग, और लार ग्रंथियां मतलब सेरेब्रली ग्लैंड। ठीक है, ये 3 पार्ट है। उपरोक्त में सभी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब ओरल कैविटी में आपका जो दांत है वो भी आपके भोजन को तोड़ने का काम करता है,
बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको तोड़ने का काम करता है आपका दांत, ठीक है। और जीभ जो होती है वो भोजन को पलटती है, भोजन को दाएं बाएं ऊपर नीचे पलटती रहती है, ठीक है। और आपको जो सलाइवा है, लाल ग्रंथियां हैं, ये लार का सिक्रेट करती हैं, लार को निकालती हैं आपका। इसी में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इसमें क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लार में 99% आपका क्या होता है, जल होता है। लार में आपका 99% क्या होता है, जल होता है। 1% प्रोटीन होती है, 1% क्या होती है, प्रोटीन होती है। और इसी में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में आपके मुख में ही, आपके ओरल कैविटी में ही, मुख में ही आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्वेश्चन बना हुआ है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसकी उपस्थिति में, टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। तो ये तो आपका ग्लैंड का काम हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, चलिए बात करते हैं दांत की, ठीक है। ओरल कैविटी की मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें आपका आता है दांत, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा बनता है दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बनता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। टीजीटी 2013 में पूछा गया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से देख लीजिए, इंसीजर, मैंने लिखा हुआ है इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। आई मीन्स क्या है, इंसीजर, सी मीन्स क्या है, केनाइन, पी एम मतलब प्रीमोलर, और एम मीन्स है आपका मोलर, ठीक है। तो पूछ सकता है कि दांत कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। अब देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि केनाइन की संख्या कितनी है, और इंसीजर की संख्या कितनी है, और प्रीमोलर कितनी है, और मोलर की कितनी है। तो आप देखिए मैंने लिखा, फार्मूला लिखा हुआ है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 और 23/21 और 23 गुणे 2, हर अंक में गुणा होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, याद करने के लिए क्या है 21 23, ये आपका वयस्कों के लिए है, जो आपके वयस्क मतलब जो आपके 18 ईयर से एबव हो, वयस्क व्यक्ति के लिए है 21 23, और 21 23 आपका ऊपर हो जाएगा 21 23 गुणे 2। आपको कहने का मतलब है कि जो आपके इंसीजर हैं, आपके 2 ऊपर 2 नीचे, वो गुणा हो जाएगा, तो आपके 4 इंसीजर ऊपर और 4 नीचे हो जाएंगे, ठीक है। याद करने के लिए आपका ये है 21 23 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे होगा, अब देख लीजिए आपका इसमें मल्टीप्लाई में 2 किया है, अब 2 का गुणा 2 में हो कितना हो जाएगा, आई, ठीक है। 4/4, 2 गुणा ऊपर भी होगा 2 में होगा, और 2 गुणे नीचे भी होगा, ठीक है। तो 2 कितना, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 4/4। तो कह सकते हैं इंसीजर हमारे कितने हैं, 8। इंसीजर हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। इंसीजर कितने हो जाएंगे, इंसीजर हमारे 8 हो गए। कितना हो गया इंसीजर, इंसीजर हमारे 8 हो गए। अब केनाइन है 1/1 है, गुणा 2 का गुणा करना इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो आपका 2 केनाइन, ठीक है। गुणा करेंगे 2 का, 2/2 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। तो केनाइन की संख्या कितनी हुई हमारी, 4 केनाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा है प्रीमोलर, क्या है, प्रीमोलर है, इसमें भी 2 गुणा हुआ है, 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, प्रीमोलर में आपको हो जाएगा आपका 4/4 हो जाएंगे। तो संख्या में प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, संख्या में प्रीमोलर आपके हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका है मोलर, क्या है, मोलर 3 ऊपर है 3 नीचे, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और नीचे 6 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 12 आपके हो जाएंगे, मोलर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं 8 4 12, 12 8 20, और 20 और 12 32। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है
टोटल दांतों की संख्या वयस्क व्यक्ति में 32 होते हैं। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। 32 टीथ होते हैं वयस्क में। क्वेश्चन या तो बनेगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये बन सकता है। फिर बनेगा कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है, ठीक है, ये बनेगा। या बनेगा कि इंसीजर कितने होते हैं, तो इंसीजर आपके होते हैं 8, केनाइन कितने होते हैं 4, प्रीमोलर कितने होते हैं 8, मोलर कितने होते हैं 12। 8 4 12 12 8 20 और 32 कितने होते हैं हमारे दांत? 32 हो गए। ये तो वयस्कों की बात थी, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों में। ये हमारा बच्चों का फार्मूला है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है दांतों की संख्या? 20 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उसके लिए फार्मूला क्या है? 2102। फार्मूला क्या है उसके लिए? 2102 बटे 2102। ये हमारा बच्चों के लिए फार्मूला है। 2102 बटे 2102 गुणे 2, ठीक है। अब इसको कैसे सेट करते हैं देख लीजिए, ठीक है। आपको फार्मूला है 2102 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसको कैसे निकालते हैं ये भी लिख लीजिए आप। कि आपका जो है इंसीजर कितने हैं आपके? 2/2 हैं, तो आपका गुणा हो जाएगा, 2 गुणा होगा तो इंसीजर हो जाएंगे 4/4, केनाइन हो जाएंगे मल्टीप्लाई 2 का होगा तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे। अब प्री मोलर है, इसमें 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब मोलर में हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा तो 4/4 हो जाएंगे। अब ऐड कर लीजिए आपका इंसीजर कितने हैं? इंसीजर देखिए, इंसीजर आपके 8, केनाइन कितने हैं 4, प्रीमोलर कितने हैं 0 और मोलर कितने हैं 8। तो एक 8 ये है, 8 4 12 12 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 12 8 20। तो दांतों की संख्या कितनी है बच्चों में? बच्चों में जो दांतों की संख्या है आपकी कितनी है? 20 है। क्वेश्चन बनता है बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, तो आपका प्रीमोलर दांत एब्सेंट होता है। कौन सा होता है? प्रीमोलर दांत आपका एब्सेंट होता है। यहां तक क्लियर? कितने दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितने हैं आपके? 8 हैं। केनाइन कितने हैं आपके? 4 हैं। प्रीमोलर 8 हैं और मोलर 12 हैं, ठीक है। तो 32 हो जाएंगे। बच्चों में आपके केनाइन कितने हैं? 8। इंसीजर 8 हैं, केनाइन 4 हैं, प्रीमोलर 0 है और मोलर 8 है। इस तरह हमारे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। दांत लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी जीभ की बात करते हैं, मतलब टंग। जीभ की बात करते हैं कि जीभ में कहाँ पर आपका टेस्ट बस्ट होती हैं, स्वाद कणिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आपका ये मान लो कि आपका क्या है? जीभ है। ये आपका जीभ है, ये आपका जीभ है। इसमें टेस्ट बस्ट होती हैं, स्वाद कणिकाएं होती हैं। तो इसमें जो फ्रंट पार्ट होगा ये वाला पार्ट है, ये आपका आगे से आपका मीठा आपको पहचान कर सकते हैं, और उसके बगल में आपका नमकीन, और फिर उसके जस्ट पीछे आपका खट्टा और लास्ट में कड़वा, मतलब आपका स्वीट, साल्ट, श्योर और बिटर। इस तरह आप अपने टेस्ट की, जो हमारा जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है आपका टेस्ट के बारे में जानकारी देना और प्लस भोजन को पलटना। ये काम आपका जीभ का होता है। फ्रंट में नाम आपका मीठा, नमकीन, खट्टा है, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। ये आपके जीभ में है। अब इसी में आपके जीभ के में होती है लाल ग्रंथियां आसपास। जीभ के जस्ट नीचे दाएं बाएं और पीछे आपकी होती हैं लाल ग्रंथियां होती हैं। जीभ के जस्ट नीचे दाएं बाएं और पीछे क्या होती है? लाल ग्रंथियां होती हैं, सलाइवा, जो सलाइवा को सिक्रेट करती हैं, करती हैं सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। तो उनमें लाल ग्रंथियों में है सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड। ये टोटल होती हैं जो आपके संख्या में 3, जो संख्या में 6 हो गई, और वैसे होती हैं जोड़ी में भी होती हैं 3 जोड़ी होती हैं। संख्या में कितनी होती हैं? 6 होती हैं, और जोड़ी में कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं।
आपका सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड। ठीक है, पैरोटाइड भी मिलते कहीं, पैरोटिड मिलेगा। चीजें की है वो सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड या पैरोटाइड। ठीक है, अब इसमें जो संख्या पूछ दिया कि 3 जोड़ी होती है, पहला क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है। ठीक है, अब ये भी देता है कि इसी बन जाएगा कि लाल ग्रंथियों में जल कितना होता है। लाल ग्रंथियों में 99% जल होता है, 1% आपका प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन मिलता है, बना हुआ क्वेश्चन है कि लार में कितने प्रतिशत जल होता है, तो लार में 99% जल होता है और 1% क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, अब जो लाल ग्रंथियां हैं इनकी लोकेशन क्या है, तो आप जो सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल जीभ के जस्ट नीचे, जो आपका जीभ का मीठा वाला भाग है, जहां अपना जीभ आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है, उसकी जस्ट नीचे वाला भाग होता है सबलिंगुअल। और मैक्सिलरी आपका लेफ्ट और राइट होता है, जीभ के दाएं और बाएं आपका जो उस भाग से आपका सलाइवा निकलती है उसे आपका सब मैक्सिलरी कहते हैं। पैरोटाइड जब आपका लास्ट, जहां पे कान और जीभ के अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट होता है, कानों के आसपास, वहां से पैरोटाइड होती है। आपका जीभ का जो पिछला हिस्सा है वहां से आपका लार का सिक्रेशन होता है। बताया गया है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है लार ग्रंथियों में, आप कौन सी है? पैरोटिड है। आपकी लार ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? पैरोटाइड है या पैरोटिड है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड है। ठीक है, तो आपको ओरल कैविटी समझ में आ गया। ओरल कैविटी क्या है? मैंने बताया कि आपका दांत है, जीभ है और आपका लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, इन सबका यूज होता है आप जब भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो दांतों के माध्यम से भोजन चबाया जाता है, उसे महीन टुकड़ों में किया जाता है। किसके माध्यम से? दांतों के माध्यम से। और जीभ हमारे भोजन को पलटती है और लार ग्रंथियां आपको उसको सलाइवा को सिक्रेट करती हैं, जिससे के कारण आपका भोजन चायम के रूप में आता है। कैसा होता है? चायम के रूप में, कायम के रूप में कह सकते हैं। कायम में चायम बोलते हैं उसको, लुब्धीदार। कैसा है? लुब्धीदार। कैसा होता है? लुब्धीदार हो जाता है। भोजन क्या होता है? जैसे आपकी गोंद होती है, इसे लेई होती है, लेई जैसे आप लेई बनाते हैं आटे के साथ मिक्स करते हैं, वैसे ही भोजन क्या होता है? लसलसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लसलसा हो जाता है। कायम मतलब उसमें आपकी सलाइवा मिल चुकी है, इसके कारण हो जाता है। उसको कायम भी मिलता है, चायम भी मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि भोजन क्या होता है? लुब्धीदार हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। अगर लार न निकले तो भोजन क्या रहेगा? आपका टाइट रहे तो आपकी इसोफेगस में नहीं जा पाएगा। तो ये आप जो सलाइवा होती है भोजन को कायम के रूप में या चायम के रूप में बदल देती है, वो भोजन क्या होता है? लुब्धीदार होता है। इसके कारण भोजन आपकी ग्रास नली में आसानी से नीचे चला जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए आपका भोजन चायम के रूप में आ गया, एक लुब्धीदार उसने फॉर्म में आ गया है, लसलसा हो गया है। उसके बाद वो अब क्या है? ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, ईसोफेगस की जो लंबाई है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। ईसोफेगस को आपको ग्रास नली कहते हैं, इसी को हम फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? फूड पाइप। ये आपकी ग्रास नली है। क्या आपकी ग्रास नली है? ये आपकी क्या है? आपकी ग्रास नली है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इसे हम फूड पाइप कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं या हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। अब भोजन लसलसा हो गया, अब भोजन नीचे कैसे जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्रिया होती है पेरिस्टालसिस की क्रिया होती है। क्या होती है? पेरिस्टालसिस, जिसे हम कृमाकुंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृमाकुंचन। पेरिस्टालसिस मतलब कहने का तात्पर्य है जैसे आपका एक फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप। अब भोजन यहाँ आया तो इसको क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा। इस तरह ये क्रिया लगातार चलती रहती है। संकुचन और विस्तरण, संकुचन और विस्तरण क्रिया होती है। तो इसमें जो भोजन है ऐसे प्रेस होगा तो भोजन नीचे से खिसकेगा, फिर फैल जाएगी, फिर भोजन दबाएगी और नीचे चलेगा। इसी तरह भोजन हमारा क्वेश्चन सकता है कि ईसोफेगस या ग्रास नली में जो जिसके कारण भोजन नीचे जाता है उस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो आपको
स्टेनोलिसिस या आपका क्रिमाकोंचन। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि कौन सा ऐसा जो केंद्र है जो इसको संचालित करता है, तो मिडुला ऑब्लंगाटा। आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस होता है, संकुचन की प्रक्रिया और फैलने की प्रक्रिया हो रही है, उसको संचालित कौन करता है, मिडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, उसी का आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन एक्सपेंशन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन एक्सपेंशन, इस तरह की चलती रहेगी। तो हमारा जो भोजन होगा, आपका भोजन आप कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि आपका ईसोफेगस और स्टोमक के बीच कौन सा वाल्व होता है। ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है। ठीक है, ये आपका स्टोमक है और ये आपका ग्रास नली है। ठीक है, इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक सफिक्स्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक सफिक्स्टर। ये क्वेश्चन आपका झारखंड पीजीटी पूछा गया था कि आपका ग्रास नली और आमाशय के बीच कौन सा वाल्व होता है, कार्डियक सफिक्स्टर होता है। क्या होता है, कार्डियक सफिक्स्टर। ठीक है, तो आपको कार्डियक से याद रखना है क्योंकि हमारा यहीं पर आपका क्या होता है, आपका हृदय होता है इसी के पास, इसलिए इसका नाम कार्डियक सफिक्स्टर रखा गया। ठीक है, कार्डियक सफिक्स्टर वाल्व होता है। क्वेश्चन बना कि भोजन नली और आमाशय के बीच एक वाल्व होता है, उसे क्या होते हैं, कार्डियक सफिक्स्टर। ठीक है, अब भोजन जैसे ये ओपन हो जाएगा तो भोजन क्या चला जाएगा, आपका आमाशय में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा आमाशय, मतलब स्टोमक में, पेट में चला जाएगा। आपका भोजन आमाशय में आ गया। ठीक है, आमाशय में आने के बाद कुछ भोजन आपका आमाशय में पच जाता है और बचा हुआ भोजन फिर आपका छोटी आंत में पचता है। ठीक है, अब भोजन हमारा आमाशय में आ गया, पेट में आ गया। पेट को हम आपका आमाशय भी कहते हैं और आपका इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। स्टोमक की लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये जे आकार का होता है, ये जे आकार का होता है। आपका स्टोमक कैसे होता है, जे आकार का होता है। स्टोमक की लंबाई आपका कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। स्टोमक में कुछ गैस्ट्रिक जूस एंजाइम का सिक्रेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बात शुरू आती है कि स्टोमक में आपके गैस्ट्रिक जूस, मैंने लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस, ये यहाँ लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस एंजाइम का या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जो आपके भोजन को पचाने में सहायक होता है, मतलब भोजन पचाता है। ठीक है, आपका जो आमाशय है, आमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसमें आपकी कुछ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस हैं, आपको देखिए HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेन। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आपका कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस हैं जो आमाशय में सिक्रेट होते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनती है आपके, अगर पेपर अच्छा बना तो। ठीक है, तो लंबाई कौन पूछ देगा आपका, बल्कि ये जरूर पूछता है कि गैस्ट्रिक जूस में, सॉरी आमाशय में कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं, किन किन जूसों का स्राव होता है। उन जूस की प्रेजेंस में, उन जूस की उपस्थिति में हमारे जो भोजन एलिमेंट हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसे, तो आपका आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए मुख में कार्बोहाइड्रेट हो रहा था, आमाशय पहले जान लीजिए कि आमाशय में मतलब पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, कहां पर, आमाशय में। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है कि आमाशय में कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। देखिए पहला लिखा है HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, 4 एंजाइम हैं आपके। कौन कौन से हैं आपका, HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। अब हमें इसमें याद करना जरूरी ये है कि कौन सा एंजाइम है किस पदार्थ का, किस एलिमेंट के, किस भोज्य पदार्थ को तोड़ता है, ये जरूरी है। ठीक है, कौन से आपकी मशीन लगी हुई है कि कौन सी मशीन किस भोज्य पदार्थ तोड़ रही है, तो याद करना है। पहले HCl जो होता है, HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है, साथ ही साथ आपको बैक्टीरिया को भी किल करता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो एसिड है, वो क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और आपके बैक्टीरिया को भी मारता है। इतना याद रखना है, HCl क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है,
अब आता है रेनिन। रेनिन अब करता है विलेय से आपका अविलेय बदलता है। जो अभी कैसीन प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन होती है। आपका विलेय का मतलब है कि जैसे आपका कोई चीज कहीं मिक्स हो जाए, ठीक है। और अविलेय मतलब, विलेय का मतलब है आपका, विलेय का मतलब है लिक्विड पदार्थ, और अविलेय मतलब ठोस, मतलब घुलनशील से अघुलनशील बदलता है, ठीक है। ये आपका विलेय मीन्स आपको घुलनशील है और अविलेय मीन्स अघुलनशील है। विलेय मीन्स घुलनशील, अविलेय मीन्स अघुलनशील, ठीक है। तो जो हमारे दूध होते हैं, दूध क्या है? प्रोटीन है। तो आप उसमें कैसी प्रोटीन होती है? क्या होती है? कैसीन। आपका जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। जो आपका लिक्विड पदार्थ है आपका अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील में बदलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो विलेय है, विलेय मतलब घुलनशील हो गया, आपके जो दूध से दही में बदलने का काम करता है रेनिन, आपका जो एंजाइम है, जो गैस्ट्रिक जूस है, जो, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको रखना है कि रेनिन क्या करता है? आपका दूध से दही बदलता है, लिक्विड से ठोस बदलता है। कौन सी प्रोटीन को? कैसीन में। इसमें पूछ सकता है कौन सी प्रोटीन होती है, तो कैसीन होती है, ठीक है। अब देखिए पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का अपघटन करता है। प्रोटीन का, इसमें सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि पेप्सिन का कार्य है, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का अपघटन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है पेप्सिन करता है। पेप्सिन आपको पेप्टाइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? पेप्टाइड मिलता है। नहीं तो याद रहे बस कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है पेप्सिन, इतना याद करना है। अभी मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो पेप्सिन करता है प्रोटीन का अपघटन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब है लाइपेज। लाइपेज मतलब वसा। लाइपेज, आपका जो लाइपेज एंजाइम है, जो गैस्ट्रिक जूस है आपका लाइपेज, वो करता है वसा का अपघटन करता है, करता है वसा को तोड़ता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट जो बड़े बड़े पदार्थ हैं फैट के, उनको तोड़ने का काम करता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो ग्लिसरॉल बदलता है या फैटी एसिड में बदलता है। किस में बदलता है? फैटी एसिड या फ्री फैटी एसिड बदलता है। किस में बदलता है? फ्री फैटी एसिड, ठीक है। आपका वसा का अपघटन, जो वसा आपका, कुछ वसा आपका यहाँ टूट जाता है, कहाँ? स्टमक में, ठीक है। बचा खुचा वसा आपका जाएगा कहाँ पर? छोटी आंत में जाएगा। वो आपको पैंक्रियाज और लीवर की उपस्थिति में, जो सिक्रेशन है उसकी उपस्थिति में पाचन होगा। ये क्लियर हुआ आपका। आपको याद रखना है कि आपका जो स्टोमक है, स्टोमक में कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उनसे किन किन भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, ये जानना जरूरी है। तो आपको भोज्य पदार्थ में आपका HCl तो बंद हो, आपका ये हो गया, अम्ल हो गया, वो जो सड़ने से बचाता है बैक्टीरिया। ये जरूरी रहने, विलेय से अविलेय करता है, दूध से दही बदलता है, ठीक है। पेप्सिन और आपके लाइपेज, दो चीजें ऐसी हैं जो मेन भोज्य पदार्थ हैं आपके, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है आपका पेप्सिन करता है, प्रोटीन को अपघटन करता है। क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? वो अमीनो एसिड है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड है, ठीक है। तो पेप्सिन जो प्रोटीन का अपघटन करता है। फिर लाइपेज है। लाइपेज जो वो आपका गैस्ट्रिक जूस है, एंजाइम है, वो आपका वसा का अपघटन करता है। किस में करता है? ग्लिसरॉल में करता है या फ्री फैटी एसिड के रूप में करता है। ये भी क्वेश्चन मिलता है कि ग्लिसरॉल में करता है या मुक्त वसा के रूप में करता है, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया लाइपेज वसा और पेप्सिन प्रोटीन, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जितना जो भोजन हमारा स्टोमक में पच गया, ठीक है। स्टोमक में आपका कहीं कार्बोहाइड्रेट नाम लिया मैंने, कहीं भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाचन नहीं होता है, पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब जो भी पचा वो आगे बढ़ जाएगा और नहीं पचा तो आगे पचेगा वो, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टोमक के बाद जो भोजन जाता है आपका कहाँ जाता है? छोटी आंत में आता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अब हम सीधे पहुंचते हैं, जो आमाशय की बात मैं कर चुका हूं, ठीक है। इतनी बात हमारी हो चुकी है, ये बात पूरी हो चुकी है आमाशय की यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कि आमाशय से भोजन, ये आमाशय भोजन जाता है, ये वाला अब जाता है, ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप में एक बाल्ब लगा हुआ है, बाल्ब। इस बाल्ब का नाम है पायलोरिक बाल्ब। ये भी कुछ मिलता है
कि स्टोमक आमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित बाल होता है उसे क्या कहते हैं? पाइलोरेट बाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरेट। ये आपका आमाशय है और ये आपकी छोटी आंत है, ठीक है। अब छोटी इसके और इसके बीच में एक ढक्कन लगा हुआ है, उसे कहते हैं आपका पाइलोरेट बाल कहते हैं। जैसे आपका कार्डियक ग्रास नली और आमाशय के बीच में, वैसे ही आपका आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक बाल होता है जिसे पाइलोरेट बाल कहते हैं। क्लियर? अब सारा भोजन जो आप भोजन पचा नहीं है और पचा दोनों सारा अपने से चलाएगा किसके माध्यम से? पाइलोरेट बाल के माध्यम से, ठीक है। अब आ गया भोजन हमारे छोटी आंत में आ गया। कहाँ गया? छोटी आंत में आ गया, ठीक है। अब छोटी आंत में भोजन तो आ गया। अब एक साइड हमारा दाहिने साइड लीवर है, हम लीवर से कर लेंगे। ये आपका लीवर है, ठीक है। ये आपका लीवर है मान लीजिए, और इसके नीचे हमने बनाया गॉल ब्लैडर। तो गौर से देखिएगा, ये आपका दाएं साइड में ये आपका लीवर है, ऐसे होता है थोड़ा सा, ऐसे पेट तक घुस रहता है थोड़ा सा। ये आपका लीवर हो गया, ये आपका लीवर है, और लीवर के नीचे बना हुआ है गॉल ब्लैडर, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? लीवर को बोलेंगे यकृत, और गॉल ब्लैडर को बोलेंगे पित्ताशय। क्या बोलेंगे? पित्ताशय। इनके बारे में सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, लीवर और पित्ताशय। अब दाहिने क्वेश्चन पूछता है कि लीवर की लोकेशन कहाँ होती है, तो लीवर की लोकेशन आपका दाएं साइड होती है, ठीक है। कहाँ होती है? दाएं साइड आपकी लीवर होगा। अब लीवर, पहली बात जो यकृत है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप करेंगे लीवर, मतलब यकृत पे मारेंगे, ठीक है। यकृत का वजन या लीवर का वजन आपका 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा कि लीवर जो होता है उसे हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर आपका दाएं साइड स्थित होता है। क्या होता है? दाएं साइड स्थित। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कैसी ग्रंथि है? एक्सोक्राइन है, मतलब बाह्य स्रावी है, ठीक है। बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्रावी के इन द सेंस ये है कि इसमें जो भी आपका वाइल जूस निकलेगा, जो भी आपका वाइल जूस निकलेगा वो एक नली के माध्यम से आएगा, ठीक है। ग्रंथियां आपकी अभी ग्लैंड की क्लास चलेगी तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन जो होती है वो आपकी होती है विदाउट डक्ट, जिनमें किसी प्रकार की नली नहीं होती है, और एक्सोक्राइन नलिका युक्त होती है। इंडो होती है नलिका विहीन होती है, नली नहीं होती है, और एक्सोक्राइन क्या होती है? नलिका युक्त होती है, नली होती है। तो नली आपका जो लीवर है उसमें आप एक नली होगी, वही नली कहाँ जुड़ी होगी? आपका पित्ताशय में जुड़ी होगी। कहाँ जुड़ी? पित्ताशय, मतलब गॉल ब्लैडर में जुड़ी होगी, ठीक है। अब ये जान लीजिए इसकी विशेषता जान लीजिए कि लीवर का वजन, लीवर दाहिने साइड होता है, लीवर का वजन 1.5 kg होता है। ये है आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब लीवर क्या करता है? लीवर में देखिए आपका जो लीवर है, आपका जो लीवर है, अब देखिए लीवर की बात कर, इसमें लीवर करता क्या है? लीवर करता क्या है? तो लीवर के 3 मुख्य कार्य हैं। लीवर के 3 मुख्य फंक्शन है। आपका पहला कार्य है स्टोरेज का काम करता है। पहला काम लीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म लीजिए। पहला आपका लीवर काम है, आपका जो पहला काम है लीवर का, आपका मेटाबॉलिज्म काम है। मतलब चयापचय काम करता है। क्या करता है? जो लीवर करता है चयापचय काम करता है, ठीक है। सबसे पहले काम करता है लीवर का, जो आपका फंक्शन है कि आपका जो कार्य है लीवर का, वो करता है चयापचय करता है, चयापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। अब मेटाबॉलिज्म है क्या? आपका मैंने बताया कि जब आप लीवर से आपका वाइल जूस का सिक्रेशन होगा, वही वाइल जूस आपका पित्ताशय में जाएगा, पित्ताशय से आपका छोटी आंत में जाता है। क्या आता है? छोटी आंत में जाता है। जो भी भोज्य पदार्थ अपना पचा नहीं था, उस भोज्य पदार्थ को पचाने में, स्पेशली किसको? वसा को, अपहरण में, वसा को तोड़ने में आपका जो वाइल जूस निकलता है, जो पित्त निकलता है, वो वसा को तोड़ने में मददगार होता है। क्या होता है? मददगार होता है। इसलिए इसको कहा गया मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है ये,
ठीक है। जो इसने बाइल जूस निकाला, कौन सा जूस निकालता है? बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस वही आपका कहाँ जाएगा? पित्ताशय में जाएगा। पित्ताशय से आपका रसन छोटी आंत में चला जाएगा। अब वो जो आपकी मेन था कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, स्पेशली विशेष रूप से आपके वसा के अपघटन में सहयोग करता है। किसके? वसा को तोड़ने में मददगार करता है, फैट को तोड़ने में मददगार होता है। कौन करता है? आपका बाइल जूस, मतलब लीवर। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारा लीवर का ये है आपका कि स्टोरेज, मतलब स्टोरेज में संग्रह काम करता है। आपका जो लीवर है कुछ चीजों का कलेक्शन भी करता है, मतलब स्टोर करता है। तो आपका जो लीवर है आपकी कुछ विटामिन का स्टोरेज करता है, ए डी ई के। कौन करता है? आपका ए डी ई के, इन विटामिन का संग्रह करता है। कौन करता है? लीवर करता है। और साथ साथ ऊर्जा का संग्रह भी करता है, एटीपी का भी संग्रह करता है एटीपी का भी संग्रह करता है। स्टोरेज में लीवर क्या करता है? आपका मेनली आपका ए डी के साथ साथ में ऊर्जा का भी संग्रह करता है। क्लियर? दूसरा, तीसरा जो काम इसमें है, तीसरा इसमें काम जो है आपका सिक्रेशन काम करता है, श्राव का काम करता है। ठीक है, श्राव ही करता है, सिक्रेशन करता है। ठीक है, सिक्रेशन करता है तो किसका सिक्रेशन करेगा? आपका वाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। किसका? वाइल जूस करेगा, मतलब पित्त का सिक्रेशन करेगा। किसका करेगा? पित्त का सिक्रेशन। सारे काम आपके लीवर के हुए। पहला आपने बताया मेटाबॉलिज्म, चयापचय काम करता है। किसका? स्पेशली वसा का। ठीक है। दूसरा आपका स्टोरेज, किसका? ए विटामिन ए डी ई के करता है, और साथ साथ आपका एटीपी मतलब ऊर्जा का संग्रह भी करता है। और किन किन आप किसका स्राव करता है? तो आपका वाइल जूस से मतलब पित्ताशय का सिक्रेशन भी करता है। क्लियर हो लीवर? ठीक है, तो लीवर का भी आपका पाचन क्रिया में अहम रोल है। ठीक है, अब देखते हैं अब लीवर से जुड़ा हुआ आपका क्या है? आपका गाल ब्लैडर है। ठीक है, ये आपका जो भी पित्त यहाँ पे बनेगा, ठीक है, वो आपका कहाँ आएगा? पित्ताशय में आएगा। ये आपका पित्ताशय है। तो पित्ताशय की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पित्ताशय की साइज क्या है और पित्त में किसका स्टोर होता है। तो ये पित्ताशय है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पित्ताशय की यहाँ इंडिकेट किया है, ये आपका पित्ताशय है। इसमें आपका पहले आप जानिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पित्ताशय का स्ट्रक्चर होगा आपका नाशपाती के आकार होता है। कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? नाशपाती का। किसकी बात करें हम? गाल ब्लैडर की। ठीक है, गाल ब्लैडर को मैंने इधर इंडिकेट कर रहा हूं। आपका जो इसका जो साइज कैसे, मतलब शेप कैसा होगा? नाशपाती के आकार का होगा। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। इसमें क्या होता है? आपका जो भी लीवर आपका वाइल जूस मतलब पित्त को सिक्रेट करता है, वो आपका कहाँ पर स्टोर होता है? आपका पित्ताशय में होता है। आपका 1 से 1.5 लीटर आपका पित्त आपका सिक्रेट करता है। ठीक है, अब ये तो बात यहाँ तक होगी। अब हमारा यहाँ से जूस इधर आ गया। अब ये भी जूस कहाँ जाएगा? आपको छोटी आंत में कनेक्शन कर दिया जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, ये तो दाएं साइड की बात हो गई हमारी लीवर की। अब बाएं साइड में आपका पैंक्रियाज है। क्या है? हमारी पैंक्रियाज। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है? पैंक्रियाज है। पत्ती के देखने लगे से पत्ती हो, ये आपका पैंक्रियाज है। अब पैंक्रियाज में किन किन एंजाइम का सिक्रेशन होता है? यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पैंक्रियाज किन किन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज आपका किन किन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो मैं पैंक्रियाज को ये इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए पैंक्रियाज ये है, पैंक्रियाज, ये वाला पोर्शन पैंक्रियाज का है। पैंक्रियाज को हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्वेश्चन में मिलता है कि पैंक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की मिक्स। तो आपकी कैसी है? मिक्स है। ठीक है, आपकी जो अग्नाशय है वो आपकी क्या है? मिक्स ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स ग्लैंड है। इससे आपके कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं उनको आप देख लीजिए। आपका ट्रिप्सिन,
कौन सा है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, या 3 एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है? आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और आपका लाइपेज। ठीक है, अब जानना जरूरी है कि एमाइलेज किसका करता है, ट्रिप्सिन किसका करता है और लाइपेज किस करता है। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है वो आपको प्रोटीन का अपघटन करता है। जो प्रोटीन आपकी स्टोमक में आमाशय में टूटने से कुछ बच गई थी, पूर्ण रूप से नहीं टूटी थी, तो उसको आपको जो बची हुई प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, ठीक है, आपको पॉलीपेप्टाइड में बदल के और कह सकते हैं कि लास्ट में अमीनो एसिड के फॉर्म में लाता है। आपको अमीनो एसिड याद करना कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड। सीधी लिखिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंतिम उत्पाद रूप में बदलता है। नहीं दिखाइए साहब, पहली पेप्टाइड बदलता है और उसका अंतिम रूप क्या है? हमारा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड को नहीं भूलना है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड है। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किस करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अभी आपका टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। अब यहाँ पर हो रहा कहाँ पर? आप पैंक्रियाज के माध्यम से जब आपका एंजाइम का सिक्रेशन होगा, छोटी आंत में किसका पाचन होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट का। किस एंजाइम की उपस्थिति में? एमाइलेज की उपस्थिति में। एमाइलेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, अब इसके भी कई फॉर्म है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, में इसको बताऊंगा अभी। ठीक है, फिर है लाइपेज। लाइपेज करता है वसा का अपघटन करता है। किस करता है? लाइपेज वसा। जो वसा हमारी स्टोमक में आमाशय में पूर्ण रूप से आपकी अपघटित नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं होती, तो उस वसा को कहां पर तोड़ा जाता है? आपको छोटी आंत में। किसकी उपस्थिति में? जो आपका वाइल जूस निकलता है वो आपको वसा को अपघटन करने में सहायता करता है। और प्लस यहाँ से आपका पैंक्रियाज दे रही है, जब मिक्स हो जाता है तो दोनों क्या होता है? वसा को तोड़ते हैं। यहाँ से देखिए, पहले जो आता है वो किसका आता है? लीवर का आता है। यहाँ से पैंक्रियाज आती है। ये क्या हो? जूस क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो जो आपका बचा हुआ भोज्य पदार्थ है जो टूटा नहीं है, उनको तोड़ने में क्या करता है? आपका सहायता करता है। यहाँ आपका क्या है? आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज वसा। वसा किसकी इसमें? यहाँ से आपका वायु हो जाता है, तो उससे क्रिया कर देता है वो, उसकी उपस्थिति में क्या होता है? आपका फैट ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, किसमें होता है? फ्री फैटी एसिड के रूप में, या कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है, या ऐसी देखिए ग्लिसरॉल रख लीजिए आप। ग्लिसरॉल के रूप में आपका अंतिम उत्पाद क्या है? वो आपका वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? ट्राइग्लिसरॉल है। क्या है? ट्राइग्लिसरॉल है। ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा उसको। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए, अब हम पहुंचे वहां पर। अब देखिए, अब हम पहुंच गए आपको छोटी आंत पे आ गए। ठीक है, अब छोटी आंत में 3 भाग हैं। छोटी आंत के 3, अब छोटी आंत देखिए, छोटी आंत की मैंने रेड कलर बनाया, फिर ब्लैक बनाया, फिर ब्लू बना दिया। तो छोटी आंत की जो पहले आप छोटी आंत देखिए, छोटी आंत ये लिखा मैंने, ये छोटी आंत ये है पूरा, यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से लेके आपकी छोटी आंत यहाँ है। इस पॉइंट से जो घूम रहा है ऐसे, ये छोटी आंत है। छोटी आंत को मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है इस पॉइंट पर। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्या कहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर या 6 से 7 मीटर भी मिलता है। ठीक है, 6.5 मीटर मिलेगा तो 7 मीटर मिलेगा, 6 से 7 मिलेगा आपका। ठीक है, सब सही है वो। ठीक है, दो में से कोई एक ही मिलेगा। 6.5 मीटर होती है। इसका जो व्यास होता है आपका कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। जो आपकी छोटी आंत के जो डायमीटर है, जिससे मान लो छोटी आंत ये छोटी आंत है पूरी आपकी 6.5 मीटर आपकी जो है, 6 से 6.5 मीटर या 6 से 7 मीटर आपकी छोटी आंत है। उसका डायमीटर डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका होल है, ये वाला पार्ट पूरा अगर आधा होता तो आपका क्या, जैसे हम लोग आधी की बात की जाए तो आपकी रेडियस हो जाती, और ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई पूछेगा कितनी होती है? 6 से 7 मीटर या 6.5 मीटर मिलेगा। और इसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसके कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब देखिए, मैंने इसी को यहाँ पर इंडिकेट किया है, आपका ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम। छोटी आंत के भाग क्वेश्चन में सकता है
कि छोटी आंत के भाग हैं, ऑप्शन नंबर 1 डेडुनम, जोजुनम और इलियम, उपरोक्त में से सभी। तो क्या हमारा नाम है? उपरोक्त में से सभी। इसी टाइप क्वेश्चन बनेगा आपका। तो डेडुनम, जोजुनम और इलियम। अब बन सकता है कि डेडुनम की लंबाई कितनी है, जोजुनम कितनी है और इलियम कितनी है। तो जोजुनम की जो है 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। या इसमें दे सकता है कि इसको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार दे देगा ऑप्शन में, पहला आपका मतलब सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 डेडुनम, उसी क्रम में जेजुनम और इलियम। ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, इलियम, डेडुनम। ऑप्शन नंबर सी ऐसे प्रोसेस चेंज कर देगा उसका। तो आप याद रखना है, पहले डेडुनम है, फिर जेजुनम है, फिर आपका इलियम है। इस सीक्वेंस में आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो आपका डेडुनम है, फिर जेजुनम है, इलियम। क्वेश्चन मिलता है कि आपका पाइलोट बाल की बात छूटी याद है, कौन सा हिस्सा है? कौन सा है? डेडुनम है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डेडुनम और जो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया होती है बिलाई के माध्यम से, किन हिस्सों में होती है? डेडुनम और जेजुनम होती है। ठीक है। तो आपका जो डेडुनम है उसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ये आपका फर्स्ट सेक्शन है। क्या है? पहला अनुभाग कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पहला अनुभाग क्या है? फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? आपका डेडुनम है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब जेजुनम है, जेजुनम की जो लंबाई है वो आपका 2.5 मीटर से हम 8 फीट कह सकते हैं। कितना अगर फीट में दे दिया? 8 फीट। तो अभी हमें ये भी यूनिट याद करना है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और फीट। ठीक है। कभी कभी जैसे बास्केटबॉल में आ गया था कि बास्केटबॉल में आपका 3 पॉइंट एरिया कितनी की रेडियस क्या होती है फीट में, तो मीटर में सब कुछ रट जाएगा 6.75। अब उसको फीट में कन्वर्ट कर दो तो आधे लोग खत्म कहानी। तो हमें फीट को, सेंटीमीटर को, मिलीमीटर को सबको सीखना है। ठीक है। तो आपकी जेजुनम की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और 8 फीट मतलब 8 फीट होती है। ठीक है। अब देखिए जो मैंने लिखा हुआ है डेडुनम और जोजुनम, इसको मैंने इंडिकेशन यहाँ किया है। अब इसको देख लीजिए, ये डेडुनम है और ये जेजुनम है। इसको मैं खींच के यहाँ लाया हूँ। अब आ गया बिलाई, यहीं पर आपका बिलाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिलाई। ठीक है। डेडुनम और जेजुनम में आपकी एक ऐसी संरचना होती है फिंगर टाइप, जैसे फिंगर है, जैसे हमारी ये फिंगर है। अब फिंगर में आपका ये जैसे मान लो फिंगर रख दिया मैंने, और फिंगर रखने के बाद ये ऐसे कर दिया हमने, ऐसे। ये होता है बिलाई। ये क्या हमारा है? बिलाई। क्या हमारा? ये बिलाई है। ठीक है। यहीं पर आपकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, मतलब अवशोषण की प्रक्रिया। जो भी हमारा भोज्य पदार्थ पचा, जूस के फॉर्म में आया, क्योंकि जूस में आ गया वो, जब टूट गया हमारा, आपकी प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में आ गई, आपका लाइपेज ने वसा को ग्लिसरॉल के रूप में बदल दिया, और आपको कार्बोहाइड्रेट, आपका एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट आपके फॉर्म में आ गया। ठीक है। तो इन सब जब वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं और जूस के फॉर्म में आने के बाद आपके डेडुनम में और जेजुनम में एक बिलाई हिस्सा होता है, जिसे हम आपका वहीं पर आपके रसा, इसको कहते हैं रसा अंकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसा अंकुर। इसे बोलेंगे रसा अंकुर, मतलब बिलाई। इंग्लिश में मिलेगा बिलाई, कैसे मिलेगा? रसा अंकुर। कि रस को सोखने वाला कौन है? आपका बिलाई। क्वेश्चन हो सकता है कि बिलाई इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या हृदय प्लांट का कुछ भी हो सकता है। तो बिलाई इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, जैसे एल्वुलाई इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत पहले जो क्वेश्चन आता था मैचिंग को आता था कि बिलाई किससे मिलाते हैं? पाचन से। एल्वुलाई स्वतंत्र से, नेफ्रॉन किडनी से, और इसी तरह आपका आते थे। ठीक है। तो हमको रखना कि बिलाई। अब बिलाई में जो आपका डेडुनम और जेजुनम में आपका एक बिलाई से होता है। कैसा होता है वो? किस आकार कैसा उसका होता है? आपका फिंगर जैसे उंगलियां होती हैं वैसे ही होता है। जैसे मैंने यहाँ उंगलियां रखी है, ऐसे इस टाइप में होता है वो। यहीं से आपका जो पदार्थ है वो एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। इसकी जो लंबाई है आपका 5 mm से 0.5 mm से आपका 1 mm होती है। कितनी होती है? 1 mm होती है। 0.5 mm से
आपका 1 mm तक होती है। ठीक है, याद रखना है कि बिलाई क्या करता है, भोजन को भोज्य पदार्थों का अवशोषण का काम करता है। ठीक है, लंबाई 0.5 mm से 1 mm। ठीक है, बिलाई हो गया। अब जो भोजन पदार्थ एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, बेकार के जो पदार्थ बचे हुए हैं, अब वो क्या करेंगे, आपका लास्ट बचा हुआ है इलियम, छोटी आंत का हिस्सा इलियम बचा हुआ है, इलियम के माध्यम से, अब ये इलियम है, ये आपका लास्ट में बताया इलियम है, इलियम की भी लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। ठीक है, अब इलियम आपको किसका पार्ट है, छोटी आंत का है। छोटी आंत और बड़ी आंत की मुलाकात होती है, उस हिस्से को रहता है इलियोसिकल वाल्व। क्या बोला गया, इलियोसिकल वाल्व। जो इलियम है वो पार्ट किसका है, छोटी आंत का है, और सीकम किसका पार्ट है, बड़ी आंत का पार्ट है। ये भी क्वेश्चन बचता है कि इलियम इज द पार्ट ऑफ छोटी आंत बड़ी आंत से, और सीकम इज द पार्ट ऑफ बड़ी आंत, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर आपका क्या होती है, मुलाकात होती है। ये आपका छोटी आंत है और ये आपकी बड़ी आंत, यहीं पर एक ढक्कन हो जाता है, उसे बोलते हैं, आपका लिखा मैंने ये लिखा है यहीं पर, ये इलियोसिकल वाल्व। क्या हमारा, इलियोसिकल वाल्व। ये आपकी बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, और ये आपकी छोटी आंत है, यहीं पर जो मुलाकात होती है वहां पे एक ढक्कन होता है, उसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, क्वेश्चन पर समझ आएंगे। बड़ी आंत कैसा क्या है, सीकम है, और छोटी आंत का इलियम है, दोनों मिल गए, इसलिए नाम को दे दिया इलियोसिकल वाल्व। जैसे हार्ट था, एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भोज्य पदार्थ जो पदार्थ बिल्कुल बेकार हो गया वो और बाहर निकालने के लिए इसमें कंडीशन जा रहा है, तो आपका अब आता है बड़ी आंत में। कहाँ आता है, बड़ी आंत। ये आपकी बड़ी आंत है, ये पूरी बड़ी आंत है। बड़ी आंत के 7 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 7 भाग। ये भी याद रखिए कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 7। अभी मैं इसको विस्तार से अलग से ले चलूंगा। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। अब देखिए शुरुआत होती है, अब देखिए ये वाला पार्ट यहां नजर डालिए पहले। ये जो पार्ट है जहां मिलती है, यहां पर मोटी नली होती है, एक मोटी नली विकसित होती है, इसे कहा जाता है सीकम। जहां पर इलियोसिकल वाल्व होता है, जब छोटी और बड़ी आंत की मुलाकात होती है, वहीं पर एक मोटी फूली संरचना में होती है, उसे कहा जाता है सीकम कहा जाता है। सीकम में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ये सीकम हो गया। क्वेश्चन बनता है कि सीकम के नीचे, सीकम के जस्ट नीचे आपका है एक लटका हुआ छोटा सा पार्ट है, ऐसे ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लैक से बना दिया है, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाएगा, अपेंडिक्स। ये क्या हमारा अपेंडिक्स। क्वेश्चन 2011 टीजीटी में आया था कि किसका पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है, तो आपका अपेंडिक्स में पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। पहले जब लोग आपका घास फूस खाते थे तो उस समय अपेंडिक्स का उपयोग होता था। अब आपका पाचन क्रिया में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपको जैसे मान लीजिए आपने कुछ बेकार के पदार्थ होते हैं तो आपके अपेंडिक्स में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, तो अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है और फट जाता है, तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसको निकाल भी देंगे तो कोई आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कट करके बाहर भी निकाला जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स ये वाला है जो इसका पार्ट है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा, ये आपको क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स का पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं है। अब देखिए इसमें, अब वो जो बचा हुआ पदार्थ था, अब का सीकम के बाद कहा बड़ी आंत शुरू हो गया। ये बड़ी आंत जो पार्ट ऐसे पार्ट है, इसे कहा जाता है असेंडिंग कॉलन कहा जाता है। कॉलन इसमें होते हैं, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्माइड कॉलन, ऐसे कॉलन इसमें। ठीक है, तो ये आपका जो यहां से जब ऊपर की हो जाएंगे इसे बोलेंगे असेंडिंग कॉलन। ठीक है, कई कॉलन मिलकर आपको बड़ी आंत का निर्माण होता है। अब हम बड़ी आंत को प्रवेश करके बड़ी आंत की चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी बड़ी आंत है, यहां से लेके यहां से स्टार्ट है, ये बड़ी आंत। बड़ी आंत में 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स सीकम भी उसी के भाग हैं, अपेंडिक्स और सीकम भी उसी के भाग हैं। अब पहले हम बड़ी आंत से करते हैं। ये हमारी यहाँ लिखा मैंने लार्ज इंटेस्टाइन,
ये वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने इसको इंडिकेट किया, ये पूरी है आपको यहाँ से बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर की होती है। कितनी मीटर होती है? 1.5 मीटर होती है। इसकी लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की जो लंबाई है वो आप कितनी है? 1.5 मीटर है। और इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। आपकी लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है और व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़ी आंत के 7 भाग हैं। कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया अपेंडिक्स बताया और आपका सीकम बताया। अब हम पढ़ते हैं, ये बढ़ता हुआ ऊपर जाता है, इसे बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलम। फिर ये क्षैतिज रूप में है, क्षैतिज, जिसे हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है या ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है। क्या होता है? जिसे आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है। ये जो ऐसे डायरेक्शन दे रहा है इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम बोलता है। तो बोलेगा ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है। अब जो पदार्थ है वो आपका फैल नीचे आएगा, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलम बोलेंगे।